सोचिए, एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक मामूली बीमारी से भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ये कहानी है भविष्य के एक ऐसे ही काले दौर की जहां पूरे देश पर द नेटवर्क नाम की एक बेहद ताकतवर और जालिम मीडिया कंपनी का कब्जा हो चुका है। यहाँ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि आम जनता दाने दाने को मोहताज है। लेकिन इन भूखे प्यासे गरीबों को बगावत करने से रोकने के लिए ये नेटवर्क टीवी पर एक बेहद घिनौना और खूनी खेल दिखाता है, द रनिंग मैन। इस खेल का नियम सीधा और जानलेवा है। कंटेस्टेंट्स को पूरे 30 दिनों तक अपनी जान बचाकर भागना होता है और उनके पीछे छोड़ दिए जाते हैं बेहद बेरहम और पेशेवर शिकारी। जो भी इंसान इस मौत के खेल में 30 दिन जिंदा बच गया उसे मिलेगा पूरे $1 बिलियन का इनाम। लालच बहुत बड़ा है, लेकिन सच तो ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस खेल से जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इसी नरक जैसी दुनिया में रहता है हमारा हीरो बेन। बेन एक ईमानदार इंसान था जिसने मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन बदले में सिस्टम ने उसे नौकरी से निकालकर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब हालत ये है कि कोई भी कंपनी उसे काम देने को तैयार नहीं है। घर में खाने की कमी तो थी ही, लेकिन मुसीबत अब और बड़ी हो गई जब बेन की छोटी बेटी कैथी भयंकर बीमार पड़ गई। उसके इलाज और दवाइयों के लिए बेन को तुरंत मोटी रकम की जरूरत थी। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि उसकी पत्नी शीला को रात के वक्त एक बदनाम बार में एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करनी पड़ रही थी। जब शीला एक रात देर से घर लौटती है तो बेन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसने उस बार के आसपास कई संदिग्ध और खतरनाक लोगों को मंडराते देखा था। अपनी लाचारी और गुस्से को दबाते हुए बेन शीला को दिलासा देता है और एक ऐसा खौफनाक फैसला लेता है जिसे सुनकर शीला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेन कहता है कि वह खुद इस गेम शो का हिस्सा बनेगा और सारा प्राइज मनी जीतकर अपनी बेटी की जान बचाएगा। शीला रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जानती है कि वहां जाने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में कूदना। पर अपनी बेटी के लिए मजबूर बेन उसे वादा करता है कि वह खुद को कुछ नहीं होने देगा। अपने परिवार की तकदीर बदलने के लिए बेन अपनी उस अंधेरी गरीब बस्ती को छोड़ देता है और निकल पड़ता है अमीरों के उस ऊंचे और आलीशान इलाके की तरफ जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारी सुरक्षा वाले गेट पर तैनात गार्ड्स को जब वह बताता है कि वह नेटवर्क के शो के सिलेक्शन के लिए आया है तो वे उसे अंदर जाने देते हैं। टीवी स्टेशन के अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां बेबस, भूखे और लाचार लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी जो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बलि चढ़ाने आए थे। तभी कतार में खड़े एक बुजुर्ग आदमी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो खांसने लगता है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। पर पैसों की मजबूरी देखिए, वो बुजुर्ग लाइन से हटने का नाम नहीं लेता। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगता है, बेन इंसानियत के नाते उसे संभाल लेता है और मदद के लिए चिल्लाता है। लेकिन उस जालिम जगह पर इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। वहां खड़े गार्ड्स मदद करने के बजाय बेन पर ही कतार का अनुशासन और नियम तोड़ने का झूठा आरोप लगा देते हैं। इससे पहले कि बेन कुछ समझ पाता, वो गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं, उसे बेरहमी से पीटते हैं और घसीटते हुए लाइन से बाहर फेंक देते हैं। इस नाइंसाफी के बाद जब बेन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ऑर्डर्स न मानने की वजह से उसकी प्रोफाइल में हमेशा के लिए एक रेड वार्निंग डाल दी गई है। यानी अब वो सिस्टम की नजर में एक विद्रोही है। गुस्से, लाचारी और नफरत से पागल होकर बेन अपने सामने लगी स्क्रीन पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि स्क्रीन के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस बगावत की सजा उसे तुरंत मिलती है। उसके हाथ में एक हाई टेक ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहना दिया जाता है जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकता और उसे सीधा धकेल दिया जाता है एलिवेटर नंबर 6 में। वहां उसकी मुलाकात 2 और कंटेस्टेंट्स टिम और जेनी से होती है जो इस नरक में उससे दोस्ती करने का हाथ बढ़ाते हैं। इसके तुरंत बाद सभी चुने गए कैदियों को एक जैसी यूनिफॉर्म पहनाकर उनके बेहद कड़े और जानलेवा फिजिकल टेस्ट शुरू कर दिए जाते हैं, जहां उन्हें बिना रुके तब तक दौड़ाया जाता है जब तक कि उनके फेफड़े जवाब न दे दें। इसी ट्रायल के दौरान जब टिम की जान पर बन आती है तो बेन अपनी परवाह किए बिना उसकी मदद करता है। खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि एक ब्रेक के दौरान एक सनकी गार्ड बेन को अकेले में पाकर उसे सजा देने और टॉर्चर करने के इरादे से आगे बढ़ता है। लेकिन बेन कोई आम इंसान नहीं था। वो निडर होकर उस गार्ड की आंखों में आंखें डालता है और उस पर ऐसा खूंखार पलटवार करता है कि वो गार्ड डर के मारे दुम दबाकर पीछे हट जाता है। पर बेन नहीं जानता कि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद उनके ऐसे साइकोलॉजिकल और दिमागी टेस्ट शुरू होने वाले थे जो अच्छे भले इंसान को भी पागल कर दें। स्क्रीनिंग रूम के अंदर जब साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू होता है तो बेन के जवाब किसी शांत इंसान के नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ उबलते हुए गुस्से से भरे होते हैं। वो बिना किसी डर के बेहद आक्रामक तरीके से हर सवाल का बेबाक जवाब देता है। नतीजा, वहां का साइकोलॉजिस्ट बेन की प्रोफाइल पर लाल स्याही से लिख देता है, सबसे अस्थिर और खतरनाक विद्रोही। आखिरकार फाइनल सिलेक्शन पूरा होता है और जीतने वालों को चमकीले रंग के जंप सूट्स थमा दिए जाते हैं। लेकिन जब बेन और जेनी को उनके सूट्स मिलते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें गहरे लाल
लाल रंग के सूट्स दिए गए थे जिनके पीछे एक बड़ा सा टारगेट प्रिंट था, यानी वो अब आधिकारिक तौर पर मौत के उस सबसे बड़े खेल द रनिंग मैन के बलि के बकरे बन चुके थे। इसके बाद बेन को सीधा इस शो के मास्टरमाइंड और प्रोड्यूसर डैन के सामने पेश किया जाता है। डैन के केबिन की चमक दमक के बीच बेन उससे सीधे लफ्जों में कहता है कि उसे किसी दूसरे गेम शो में ट्रांसफर कर दिया जाए, पर डैन एक शातिर खिलाड़ी था। वो बेन के सामने कैश बोनस का लालच फेंकता है और समझाता है कि बाकी शोज में चिल्लर मिलती है, जबकि द रनिंग मैन में हर एक दिन जिंदा बचने पर इतना पैसा मिलेगा जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। डैन उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए कहता है, तुम ब्लैकलिस्टेड हो बेन, बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई नौकरी, कोई भविष्य नहीं है। अपनी भूखी पत्नी का चेहरा और तड़पती हुई मासूम बेटी की बीमारी, बेन के दिमाग में बस यही घूम रहा था। भारी मन से, कांपते हाथों से वो उस मौत के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। कागजी कार्रवाई पूरी होते ही बेन को फैमिली अलायंस के एक नुमाइंदे से मिलवाया जाता है। एग्रीमेंट के मुताबिक जब तक बेन इस खेल में लड़ेगा, नेटवर्क उसकी फैमिली को पूरी सुरक्षा देगा। उन्हें एक सीक्रेट सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था और नई नकली पहचान दे दी गई थी। खेल शुरू होने से पहले बेन आखिरी बार अपने परिवार को देखना चाहता था, पर इस जालिम सिस्टम ने उसे सिर्फ एक फोन कॉल की इजाजत दी। बेन ने शीला को फोन लगाया। उसकी आवाज भारी थी, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो द रनिंग मैन में जा रहा है। उसने शीला से रोने को मना किया और वादा किया कि वो यह खेल हर हाल में जीत कर लौटेगा। उसी रात बेन को उसकी मर्जी के खिलाफ एक आलीशान कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी एक एजेंट आकर उसे शीला की तरफ से भेजा गया एक लिफाफा देता है। लिफाफा खोलते ही बेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंदर उनकी एक फैमिली फोटो थी और साथ में उसकी छोटी बेटी कैथी का एक छोटा सा मोजा जो उसने अपने पापा की सलामती और गुड लक के लिए भेजा था। अपनी बेटी की उस आखिरी निशानी को सीने से लगाकर बेन पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह खेल का दिन। बेन की कलाई पर एक रनिंग बैंड बांध दिया जाता है जिस पर उसकी जिंदगी का बचा हुआ समय और कमाए हुए पैसे लाइव दिखने वाले थे। शो की ग्रैंड ओपनिंग होती है और चारों तरफ लाइटें चमक उठती हैं। इस शो का शातिर होस्ट बॉबी पूरे ड्रामे के साथ बेन को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन स्टेज पर पैर रखते ही बेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉबी पूरी दुनिया के सामने कैमरे पर सफेद झूठ बोल रहा था। वो ऑडियंस से कहता है कि बेन देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा था और उसे देश के सीक्रेट्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो स्क्रीन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक फर्जी वीडियो चला देता है। बेन स्टेज पर चीखता रह जाता है कि ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, लेकिन उसकी आवाज को तालियों के शोर में दबा दिया जाता है। बाहर की दुनिया के लिए द रनिंग मैन कोई मजबूरी का खेल नहीं, बल्कि खतरनाक अपराधियों को सजा देने का एक जरिया था। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि यहाँ कतार में खड़े लोग असल में बेबस नागरिक हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब बॉबी ऐलान करता है कि अगर बाहर का कोई भी दर्शक किसी प्लेयर की लोकेशन की रिपोर्ट करेगा तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब पूरी दुनिया उनकी दुश्मन है। बन गया था। तभी बॉबी शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए बेन से पूछता है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश या आखिरी शब्द क्या है बेन? बेन का गुस्सा अब बर्दाश्त की हद पार कर चुका था। वो कैमरे की तरफ देखता है और होस्ट बॉबी से लेकर वहां बैठी अंधी ऑडियंस को लाइव टीवी पर सरेआम गालियां देना शुरू कर देता है। वो चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने कसम खाता है, मैं जिंदा बचूंगा और तुम सबके इस पूरे घिनौने सिस्टम को जलाकर राख कर दूंगा। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। सभी कंटेस्टेंट्स का इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद बॉबी खेल के नियमों का ऐलान करता है। हर खिलाड़ी को थोड़ा सा कैश एडवांस और पूरे 12 घंटे का हेड स्टार्ट दिया जाता है, यानी इन 12 घंटों के दौरान वो इस खतरनाक शहर में कहीं भी छुप सकते थे और इन 12 घंटों तक उनका शिकार नहीं किया जाएगा। पर जैसे ही ये 12 घंटे खत्म होंगे, मौत का असली तांडव शुरू हो जाएगा। नियम अब भी खत्म नहीं हुए थे। होस्ट बॉबी आगे बताता है कि ठीक अगले दिन 5 बेहद खूंखार और पेशेवर शिकारी उनके पीछे छोड़ दिए जाएंगे। यही नहीं, इस खेल में बने रहने के लिए हर खिलाड़ी को रोजाना कम से कम 10 मिनट का वीडियो फुटेज खुद रिकॉर्ड करना होगा और उसे आधी रात से पहले नेटवर्क के कलेक्शन बॉक्स में जमा कराना होगा। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करने में नाकाम रहा तो उसे मिलने वाले पैसे तुरंत रोक दिए जाएंगे, लेकिन मौत का वो शिकार वो कभी नहीं रुकेगा। इसके तुरंत बाद तीनों कंटेस्टेंट्स को अलग अलग एलिवेटर्स के जरिए एक बेहद अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ बेन को एक कैमरा, कुछ कैश और आम नागरिकों वाले कपड़े थमा दिए जाते हैं। बेन बिना एक पल गंवाए फुर्ती से कपड़े बदलता है और उस नरक जैसी बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो तुरंत एक टैक्सी में सवार हो जाता है, लेकिन किस्मत देखिए, टैक्सी ड्राइवर टीवी पर बेन का चेहरा देख चुका था। वो उसे पहचान लेता है और उसके साथ एक फोटो खींचने की जिद करने लगता है। जब बेन गुस्से में मना करता है तो ड्राइवर अपनी औकात पर आ जाता है। वो बेन को सरेआम धमकी देता है कि अगर उसने प्यार से बात नहीं की तो वो अभी नेटवर्क को उसकी लोकेशन की रिपोर्ट कर देगा। अपनी भड़ास दबाते हुए बेन उसे पैसे फेंकता है और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाता है। अब बेन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो रात के अंधेरे में शहर की गलियों में दौड़ने
रोने लगता है। भागते भागते आखिरकार वो अपनी एक पुरानी दोस्त मॉली के ठिकाने पर पहुंचता है। मॉली कोई आम औरत नहीं थी, वो ब्लैक मार्केट काले बाजार के लिए गैर कानूनी सामान बनाने का काम करती थी। बेन उससे 2 नकली पहचान पत्र और एक हथियार मांगता है, लेकिन जैसे ही मॉली को एहसास होता है कि बेन द रनिंग मैन का हिस्सा बन चुका है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बेन पर बुरी तरह चिल्लाती है और कहती है, लोग पहले से ही तुम्हें ढूंढ रहे हैं बेन, यहाँ आकर तुमने मेरा पूरा बिजनेस और मेरी जान खतरे में डाल दी है। दोनों के बीच काफी बहस होती है, लेकिन जब बेन रोते हुए अपनी मासूम बेटी कैथी की बीमारी का जिक्र करता है तो मॉली का दिल पिघल जाता है। वो मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो बेन का पूरा हुलिया बदल देती है और उसके लिए हूबहू असली दिखने वाले नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है। मॉली उसके सारे सामान को एक VIP सूटकेस में पैक कर देती है ताकि वो देखने में कोई भगौड़ा नहीं बल्कि एक रईस बिजनेसमैन लगे। वहाँ से निकलने से पहले मॉली उसे एक आखिरी और कड़वी चेतावनी देती है। वो कहती है, बेन, भूलकर भी गरीबों की बस्ती की तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ के भूखे लोग चंद पैसों के लालच में तुम्हें पल भर में धोखा दे देंगे। अगर छुपना ही है तो अमीरों के भारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में छुपो। मॉली जाते जाते भावुक होकर कहती है कि काश उसने ये मदद पहले मांगी होती तो वो उसे अपना असिस्टेंट बना लेती, पर अब बेन के पास जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था इस खेल को हर हाल में जीतना। अगली सुबह बदले हुए हुलिये के साथ बेन सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्टेशन के हर कोने पर तीनों कंटेस्टेंट्स के वांटेड पोस्टर्स चिपके हुए थे। बेन अपनी पहचान छुपाकर न्यूयॉर्क की ट्रेन का टिकट खरीदता है और उसमें सवार हो जाता है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ती है, ठीक उसी पल बेन की कलाई पर बंधा ब्रेसलेट बीप करने लगता है, यानी 12 घंटे का समय खत्म हो चुका था और मौत का शिकार शुरू हो चुका था। ट्रेन में एक छोटा बच्चा बेन के पास आकर उसे बात करने की कोशिश करता है, पर डर और तनाव से भरा बेन उस बच्चे को इतनी बुरी तरह डराकर भगा देता है कि बच्चा सहम जाता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा वापस आता है और डरते डरते बस इतना कहता है कि अंकल, आपकी मूंछें उग रही हैं। न्यूयॉर्क पहुंचकर बेन एक बेहद आलीशान और महंगे होटल में कमरा बुक करता है। फ्रंट डेस्क पर खड़ा रिसेप्शनिस्ट जब उसकी ID देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ID कार्ड की फोटो में मूंछें थीं, जबकि बेन का चेहरा बिल्कुल साफ था। खैर, किसी तरह बात संभालकर बेन कमरे के अंदर जाता है। कमरे में कदम रखते ही वो अपनी नकली मूंछें और सारा डिस्गाइज हटाकर अपने असली रूप में आ जाता है। वो चालाकी से कमरे की दीवारों को कवर करता है और कैमरे के सामने खुद के सोने का एक 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। शाम होते ही वो उस टेप को चुपचाप कलेक्शन बॉक्स में डाल आता है। आधी रात को जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, उसका ब्रेसलेट अनाउंस करता है कि उसने पहले दिन का बोनस जीत लिया है। बेन राहत की सांस लेता है, पर यह राहत बहुत छोटी थी। दूसरी तरफ वो बेरहम शिकारी बेन की दोस्त मॉली के ठिकाने तक पहुंच चुके थे। वे मॉली को बंधक बना लेते हैं और उसे तब तक तड़पाते हैं, असहनीय टॉर्चर करते हैं, जब तक कि वो दर्द के मारे उस नकली नाम को नहीं उगल देती जो उसने बेन को दिया था। अगले ही पल शिकारी न्यूयॉर्क के उसी होटल में धावा बोल देते हैं। वे बेन के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियों से बेन के सीने को छलनी कर देते हैं। बेन चीखते हुए झटके से अपनी आंखें खोलता है और हाँफने लगता है। वो पसीने से लथपथ था। शुक्रिया भगवान का, ये सिर्फ एक भयानक दुःस्वप्न था, एक खौफनाक सपना। बेन अभी अपनी सांसें संभाल ही रहा था कि कमरे में लगा टेलीविजन अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी पर लाइव फुटेज चल रही थी। दूसरे कंटेस्टेंट टिम की कैमरा क्रू उसके पीछे पीछे चल रहा था और बेपरवाह टिम सड़क पर एक दुकान की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो नहीं जानता था कि मौत उसके कितने करीब पहुंच चुकी है। पर्दे पर अब भी टिम की मुस्कुराती हुई शक्ल दिख ही रही थी कि अचानक जैसे ही वो दुकान से बाहर कदम रखता है, शिकारी उसे पल भर में लोकेट कर लेते हैं। बिना एक सेकंड गंवाए, बिना किसी हिचकिचाहट के वे सीधे टिम के सिर में गोली मार देते हैं। ऑन स्क्रीन मौत का यह खौफनाक मंजर देखकर बेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि अब भेष बदलने का खेल खत्म हो चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत उस होटल को छोड़ता है और एक दूसरे होटल में अगले 3 दिनों के लिए कमरा बुक करता है। वो अपने सारे कीमती डॉक्यूमेंट्स और सामान को एक बेहद आम से दिखने वाले थैले में भरता है और शातिर दिमाग लगाते हुए उस बैग को होटल की खिड़की से नीचे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। इसके बाद बेन बेहद शांत चेहरे के साथ होटल के मेन गेट से बाहर निकलता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर आकर वो चुपचाप कचरे के डिब्बे से अपना बैग उठाता है और सीधा बॉस्टन जाने वाली बस में सवार हो जाता है। बॉस्टन पहुंचते ही बेन समझ जाता है कि अब अमीरों के इलाके में रहना खतरे से खाली नहीं है। वो अपनी दोस्त मॉली की सलाह के बिल्कुल उलट एक गरीब आदमी से फटे पुराने कपड़े और एक सस्ते हॉस्टल के कमरे की चाबी खरीद लेता है। अपनी पहचान छुपाए वो चुपचाप उस खस्ताहाल हॉस्टल के अंदर जाता है और लिफ्ट में कदम रख देता है। लेकिन तनाव और हड़बड़ी में उसका ध्यान लिफ्ट पर लगे आउट ऑफ सर्विस के बोर्ड पर नहीं जाता। नतीजा यह होता है कि लिफ्ट अचानक 2 मंजिलों के बीच में ही झटके से रुक जाती है। अपनी जान हथेली पर लेकर बेन किसी तरह उस बंद लिफ्ट
लिफ्ट से बाहर निकलता है और रेंगते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचता है जहां उसका कमरा था। कमरे की अलमारी में रखे एक पुराने डिब्बे को जब वो खोलता है तो उसके हाथ कुछ अजीब चीजें लगती हैं, च्यूइंग गम, सिगरेट और एक जिंदा ग्रेनेड। वो बिना वक्त गंवाए अपने दिन का वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट बीप करके उसे याद दिलाता है कि टेप जमा करने का वक्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है, कलेक्शन बॉक्स के पास बहुत सारे लोग खड़े थे। बेन थोड़ा फ्रेश होने के लिए हॉस्टल के कॉमन बाथरूम में जाता है। शावर लेने से पहले जब वो टेप बॉक्स और बाहर खड़े लोगों के बारे में सोच रहा होता है तो अचानक उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि बाहर खड़े लोगों में से एक चेहरा बेहद जाना पहचाना था। वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक शिकारी था और देखते ही देखते वहाँ और भी कई शिकारी इकट्ठा होने लगते हैं। तभी कोई बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है और बेन फुर्ती से दीवार के पीछे छुप जाता है। हंटर्स की बंदूकें आग उगल रही थीं और गोलियां बेन के कान के पास से सनसनाती हुई निकल रही थीं। बेन बिना पीछे मुड़े कॉरिडोर में पागलों की तरह दौड़ रहा था। भागते भागते वो सीधे लिफ्ट के पास पहुंचता है, पर वहां वो भागने के बजाय हवा में उड़ रहे उस ड्रोन को अपने हाथों से दबोच लेता है और पूरी ताकत से उसे लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर दे मारता है। एक जबरदस्त धमाका होता है, लाइव फीड का कनेक्शन कट जाता है और पूरा लिफ्ट सिस्टम रीस्टार्ट होने लगता है। तभी नीचे लॉबी में एक शिकारी जंगली जानवर की तरह बेन पर झपटता है। अपनी जान बचाने के लिए बेन अलमारी से मिला वो ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन खींचता है और उसे छत के एक छेद में फेंक देता है। धमाका इतना भीषण था कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और वो भारी भरकम लिफ्ट टूटकर सीधे बेसमेंट के नरक में जा गिरती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था और बेन के पास रोशनी के नाम पर सिर्फ एक माचिस की डिब्बी बची थी। बेन एक मैगजीन के पन्ने फाड़ता है और माचिस जलाकर उन्हें आग सुलझाता है ताकि रास्ता देख सके, पर तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है। आग उस रस्सी में पकड़ लेती है और देखते ही देखते बेसमेंट में आग फैलने लगती है। इधर हंटर्स कॉरिडोर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले थे। बेन फुर्ती से वहां पड़ा भारी फर्नीचर घसीटता है और दरवाजे के आगे लगा देता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय गटर की उस बदबूदार नाली के जहां से चूहे भाग रहे थे। बेन चूहों के पीछे पीछे उस संकरे रास्ते में रेंगने लगता है। हंटर्स दरवाजे के पार से अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी उनकी एक भटकी हुई गोली सीधे बेसमेंट की गैस पाइपलाइन पर जा लगती है। एक पल का सन्नाटा और फिर एक ऐसा प्रलयंकारी धमाका होता है जिससे पूरा बेसमेंट दहल उठता है। आग की खौफनाक लपटें टनल की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे बचने के लिए बेन गटर के कीचड़ में और गहरा गोता लगा जाता है। अगले ही पल वो पूरी की पूरी हॉस्टल बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और जमीन दोज हो जाती है। जब बेन मलबे से बाहर निकलकर हांफते हुए सड़क पर आता है तो उसकी मुलाकात स्टेसी नाम के एक छोटे लड़के से होती है। मौत के मुंह से छूटा बेन डर के मारे उस बच्चे को भी धमका देता है और कहता है, अगर किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर वो बच्चा डरने के बजाय बेहद शांत आवाज में कहता है, मैं यहाँ आपकी शिकायत करने नहीं बल्कि मदद करने आया हूँ। बेन अपनी कलाई पर बंधा रनिंग बैंड चेक करता है। स्क्रीन पर लिखा था कि उस धमाके में कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन साथ ही स्क्रीन पर यह भी दिख रहा था कि इस तबाही के बाद बेन ने एक बहुत बड़ी रकम कमा ली थी। कुछ ही देर में स्टेसी अपने बड़े भाई ब्रैड को वहाँ ले आता है। ब्रैड बेन को चुपचाप अपने घर ले जाता है और उसे भरपेट खाना देता है। किस्मत का खेल देखिए, ब्रैड का खुद का बच्चा भी बहुत बीमार था और उसके पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो स्वाभिमानी इंसान बेन का एक भी रुपया लेने से साफ मना कर देता है। उसे द नेटवर्क से नफरत थी और वो उस जालिम कंपनी के खून से सने पैसों को छूना भी नहीं चाहता था। इसके बाद ब्रैड बेन को अपने घर का एक सीक्रेट कमरा दिखाता है। उस खुफिया कमरे के अंदर का नजारा देखकर बेन दंग रह जाता है। ब्रैड वहां छुपकर द रनिंग मैन के हर एक एपिसोड का बारीकी से एनालिसिस करता था और उसके सच को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड करता था। वो बेन को समझाता है कि नेटवर्क पकड़े गए खिलाड़ियों की लाइव मौत का तमाशा सरेआम दिखाता है, इसलिए अगर इस खेल में 30 दिन जिंदा रहना है तो सिर्फ और सिर्फ छुपकर रहना ही एकमात्र रास्ता है। ब्रैड उसे सलाह देता है कि वो आखिरी दिन तक उसी के साथ छुपा रहे। अगली सुबह बेन को पता चलता है कि उस पूरे इलाके में गरीबी, भुखमरी और हिंसा कितनी भयानक रूप से बढ़ चुकी है और सरकार इस पर कुछ करने के बजाय सब कुछ छुपाने में लगी है। गुस्से से पागल होकर बेन कैमरे के सामने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है जहां वो सीधे सरकार पर मासूम बच्चों को मारने का आरोप लगाता है और चीख कर कहता है कि सत्ता में बैठे इन जालिमों को आम जनता की जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन शातिर सिस्टम का खेल अभी बाकी था। शाम को जब शो का ब्रॉडकास्ट शुरू होता है तो होस्ट बॉबी टीवी पर कुछ रोते हुए बच्चों के साथ लाइव आता है। वो दुनिया से झूठ बोलता है कि ये वो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप बेन के किए गए उस हॉस्टल ब्लास्ट में मारे गए हैं। इसके बाद वो बॉबी बेन के रिकॉर्ड किए गए वीडियो मैसेज को बेहद चालाकी से एडिट करके चलाता है, जिससे पूरी दुनिया को ऐसा लगता है जैसे बेन उन अनाथ बच्चों का मजाक उड़ा रहा हो और उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। बेन टीवी स्क्रीन देखकर चिल्लाने लगता है कि ये वीडियो नकली है, इसे एडिट किया गया है। पर
ब्रैड की माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो बेन की एक नहीं सुनती और उसे पापी समझकर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन ब्रैड और उसका छोटा भाई स्टेसी अभी भी बेन के साथ थे। वे जानते थे कि बेन बेकसूर है। वे बेन को अपनी कार की डिग्गी में छुपाते हैं और शहर से बाहर निकलने के लिए गाड़ी दौड़ा देते हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई अंधाधुंध गोलियों की आवाज आती है। दो सनकी बाइकर्स उनकी कार का पीछा कर रहे थे और उनकी बंदूकें सीधे कार की डिग्गी को निशाना बना रही थीं, जहां बेन छुपा हुआ था। गोलियां डिग्गी की लोहे की चादर को फाड़ रही थीं। मौत को इतने करीब देखकर बेन डिग्गी का ढक्कन थोड़ा सा खोलता है और कार में रखा एक भारी लोहे का औजार पूरी ताकत से पीछे वाले बाइकर के मुंह पर दे मारता है। वो बाइकर मुंह के बल सड़क पर गिरता है और उसकी बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन दूसरा बाइकर अभी भी पीछे लगा हुआ था और लगातार गोलियां बरसा रहा था। बेन तुरंत डिग्गी के अंदर दुबक जाता है और ठीक उसी पल ब्रैड पूरी ताकत से कार के ब्रेक्स पर पैर रख देता है। ब्रेक लगते ही पीछे आ रहा दूसरा बाइकर संभल नहीं पाया और उसकी भारी मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से कार के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर होते ही ब्रैड ने बिना एक पल गंवाए एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार के पहिए घूमे और उन दोनों शिकारियों को कुचलते हुए ब्रैड वहां से मौत के चक्रव्यूह को चीर कर निकल भागा। शहर की सीमा खत्म होते ही ब्रैड ने सुनसान इलाके में कार रोकी और बेन को नीचे उतारा। उसने बेन के हाथ में एक लोहलाट बंदूक थमाई और अपने एक बेहद भरोसेमंद दोस्त एल्टन का पता दिया। वहां से बेन एक छोटी सी ट्रेन की सवारी करके दूसरे शहर पहुंचता है और एक गुमनाम होटल के कमरे में खुद को कैद कर लेता है। कमरे में पैर रखते ही वो टीवी ऑन करता है, जहां उसका आज का टेप चलाया जा रहा था। बेन अच्छी तरह जानता था कि वो कुछ भी रिकॉर्ड करे, ये जालिम नेटवर्क उसे एडिट करके विलन बना ही देगा। इसीलिए इस बार उसने दिमाग लगाया था। उसने टेप में खुद को सिर्फ एक शांत किताब पढ़ते हुए रिकॉर्ड किया था, जिसे एडिट करना नामुमकिन था। तभी स्क्रीन पर तीसरी कंटेस्टेंट जेनी का टेप दिखाया जाता है, जिसमें वो एक नाइट क्लब में बेफिक्र होकर पार्टी करती दिख रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। शाम होते ही बेन एक बार फिर अपना हुलिया बदलता है और रोज का टेप जमा करने के लिए कलेक्शन बॉक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन किस्मत फिर दगा दे जाती है। बॉक्स के पास खड़ा एक डाकिया बेन की हरकतों को देखकर भांप जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो धीरे से बेन के करीब आता है और बातों बातों में उलझाकर अपने खुफिया कैमरे से बेन का चेहरा रिकॉर्ड करने लगता है। जैसे ही बेन की नजर कैमरे पर पड़ती है, वो चीते की तरह उस डाके पर झपट पड़ता है। एक जबरदस्त हाथापाई होती है। बेन फुर्ती से टेप को बॉक्स के अंदर गिराता है और सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा होता है। वो डाकिया भी कम नहीं था। वो बंदूक तान कर रेलवे ट्रैक पर बेन के पीछे दौड़ पड़ता है। गोलियां हवा को चीरती हुई निकल रही थीं। बेन घने जंगलों के बीच से दौड़ता है, एक ऊंची कंटीली बाड़ को फांदता है और सामने से गुजरती हुई एक रफ्तार पकड़ती मालगाड़ी पर छलांग लगा देता है। डाकिया पीछे से एक आखिरी फायर करता है, पर गोली चूक जाती है और बेन एक बार फिर मौत के मुंह से निकल भागता है। कुछ समय बाद खुद को बिल्कुल महफूज करने के लिए बेन एक अपाहिज बूढ़े का स्वांग रचता है। वो पैर घसीटते हुए, लंगड़ाते हुए सड़क पर तमाशा देख रही भीड़ के बीच इस तरह खो जाता है कि कोई उसे पहचान न सके। लेकिन इसी बीच टीवी पर एक ऐसी खबर आती है जो बेन का कलेजा कंपा देती है। बेचारी जेनी को शिकारियों ने एक कसीनो के अंदर चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया था। उसने एक कार में बैठकर भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन दो बेरहम शिकारियों ने उस चलती कार में ही आग लगा दी और जेनी उस जलती हुई गाड़ी के अंदर जिंदा भस्म हो गई। इस खौफनाक खबर के झटके से उभरते हुए बेन आखिरकार ब्रैड के दोस्त एल्टन के ठिकाने पर पहुंचता है। एल्टन उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, पर अंदर घुसने से पहले वो बेन को एक अजीब चेतावनी देता है। वो कहता है, बेन, मेरी माँ का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो कुछ भी करे, तुम कोई कड़ा रिएक्शन मत देना। एल्टन बेन को अपने घर के एक बेहद खुफिया तहखाने में ले जाता है, जहाँ वो छुपकर अद नेटवर्क के खिलाफ बगावती पर्चे छापता था। एल्टन अपनी आंखों में गुस्सा लिए बताता है कि उसके पिता खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन जब उन्होंने इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके ही साथी पुलिस वालों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। उसी दिन से एल्टन इस जालिम हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एल्टन एक और होश उड़ा देने वाला सच बताता है, बेन, पूरे देश की स्ट्रीट लाइट्स में ऐसे हाई टेक स्कैनर्स लगे हैं जो हवा में मौजूद इंसानी डीएनए के सबसे छोटे कण को भी पहचान सकते हैं। इसलिए तुम्हारा जमीन के ऊपर रहना मौत को दावत देना है। वो बताता है कि उसके पिता ने कोल्ड वॉर के समय घर के नीचे एक अभेद्य बंकर बनाया था। एल्टन सलाह देता है कि बेन को आखिरी दिन तक उसी बंकर में छुपा रहना चाहिए। साथ ही वो एक शर्त रखता है कि जब बेन ये खेल जीत जाएगा और पूरी दुनिया की नजर उस पर होगी तो वो इस बगावत की आवाज को जनता तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। बेन हामी भरता है और उस खुफिया कमरे में रात गुजारते हुए अपना टेप रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन अगली सुबह बर्बादी का मंजर दस्तक देता है। जब बेन टेप जमा करने की तैयारी कर रहा था, एल्टन की सन की माँ की नजर उस रिकॉर्डिंग पर पड़ जाती है। वो पल भर में बेन का चेहरा पहचान लेती है और उसकी आंखों में लालच और
पागलपन उतर आता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए झपटती है। एल्टन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर उस पागल औरत के दिमाग पर भूत सवार था कि यही वो मौका है जब वो पुलिस की मदद करके अपने पति की मौत का बदला ले सकती है। वो चुपके से पुलिस को उनके ठिकाने की खबर दे देती है। चंद मिनटों के अंदर पूरा घर हथियारों से लैस पुलिस वालों से घिर जाता है। धाएं धाएं करती गोलियां घर की दीवारों को छलनी करने लगती हैं। वो माँ चिल्लाकर पुलिस को बेन और एल्टन का सीक्रेट रास्ता बताने की कोशिश करती है, पर एल्टन फुर्ती से अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है और अपने बनाए हुए जानलेवा ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं, एल्टन फर्श पर फैले नंगे बिजली के तारों पर पानी की बाल्टी पलट देता है। एक जबरदस्त करंट दौड़ता है और कई पुलिस वाले तड़पते हुए वहीं ढेर हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर एल्टन और बेन खुफिया कमरे की दीवार तोड़कर बाहर भागते हैं। पुलिस उनके पीछे लगी थी। तभी एल्टन का दूसरा ट्रैप एक्टिवेट होता है और कॉरिडोर में खतरनाक केमिकल्स की बौछार हो जाती है। हवा में फैलते ही वो केमिकल आग पकड़ लेता है और पूरी जगह श्मशान में बदल जाती है। इसके बाद सीढ़ियों पर लगा तीसरा जाल काम करता है। जैसे ही पुलिस वाले सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, लकड़ी के सारे स्टेप्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं और कई पुलिस वाले सीधे तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरते हैं। भागते भागते एल्टन बेन को बाथरूम में ले जाता है। वे शावर के अंदर छिपे एक सीक्रेट लोहे के पोल को पकड़ते हैं और सरसराते हुए नीचे के कमरे में उतर जाते हैं। वहाँ एल्टन फर्श पर छिपा एक गुप्त दरवाजा खोलता है और दोनों के दोनों अंधेरी अंडरग्राउंड टनल में कूद जाते हैं। उन्हें लगा कि वो बच गए, पर मौत वहाँ पहले से उनका इंतजार कर रही थी। टनल के घने अंधेरे में से एक खूंखार शिकारी अचानक भूखे भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ता है। वो पलक झपकते ही एल्टन के पेट में चाकू घोंप देता है और फिर बेन की तरफ बढ़ता है। उस तंग और खौफनाक टनल में एक जानलेवा और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। शिकारी का चाकू बेन के हाथ को चीर देता है। खून का फव्वारा छूट पड़ता है, पर बेन अपने अंदर के जानवर को जगाता है और पूरी ताकत से उस शिकारी को जमीन पर पटक कर दबोच लेता है। तभी नीचे जख्मी हालत में पड़ा एल्टन अपनी आखिरी हिम्मत जुटाता है, जमीन से चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उस शिकारी के पैर में घोंप देता है। शिकारी दर्द से चीख उठता है और वहीं घुटनों के बल ढह जाता है। सुरंग के सन्नाटे में उस जख्मी शिकारी का हाईटेक वॉकी टॉकी बज उठता है। दूसरी तरफ इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड शो का प्रोड्यूसर डैन था। डैन सीधे बेन से बात करने की मांग करता है। बेन गुस्से से हाँफते हुए पूछता है, जब तुम्हारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो तुम लोग पूरा शो कंप्यूटर से नकली क्यों नहीं बना लेते? इंसानों की बलि क्यों चढ़ा रहे हो? डैन फोन पर शातिराना अंदाज में हंसता है और एक ऐसा सच उगलता है जो रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है, बेन, हमने यह भी करके देख लिया, पर कंप्यूटर से बनाए गए नकली इंसानों को देखने में दर्शकों को वो मजा नहीं आता जो असली इंसानों को मरते हुए देखने में आता है। कंप्यूटर की तस्वीरों में वो असली डर, वो असली लाचारी और वो असली जज्बात नहीं होते जो एक मरते हुए इंसान की आंखों में दिखते हैं। इसके बाद डैन बेहद ठंडे लहजे में बेन को हुक्म देता है, चलो बेन, अब इस जख्मी शिकारी को तड़पा तड़पा कर अपने हाथों से मार डालो ताकि हमारा ड्रोन इसे लाइव रिकॉर्ड कर सके और शो की टीआरपी आसमान छू जाए। पर बेन कोई बिका हुआ जल्लाद नहीं था। वो चिल्लाकर मना कर देता है और अपनी बंदूक का मुंह ऊपर करके हवा में उड़ रहे उस ड्रोन के परखच्चे उड़ा देता है। लाइव फीड एक बार फिर कट जाती है। बेन और जख्मी एल्टन पूरी ताकत से टनल के मुहाने पर खड़ी एक कार का दरवाजा तोड़ते हैं और उस नरक से बाहर निकल आते हैं। वे जंगल की तरफ पागलों की तरह दौड़ रहे थे, पर किस्मत देखिए, तभी आसमान से एक काल बनकर नेटवर्क का शिकारी हेलीकॉप्टर उनके सिर पर मंडराने लगता है। एल्टन की सांसें उखड़ रही थीं। वो बेन से हाथ जोड़कर कहता है, बेन, मुझे यहीं छोड़ दो और अकेले बंकर की तरफ भागो। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। अभी बेन कुछ बोल भी नहीं पाया था कि हेलीकॉप्टर से दागी गई एक स्नाइपर की गोली सीधे एल्टन के सिर के पार हो जाती है। एल्टन वहीं तड़पे बिना दम तोड़ देता है। अगले ही पल दर्जनों शिकारी बेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास बंदूकें थीं, पर उन्हें डैन का सख्त ऑर्डर था कि बेन पर गोली नहीं चलानी है, क्योंकि नेटवर्क उसे जिंदा पकड़कर लाइव कैमरे पर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तभी बेन की नजर पास खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है जो बारूद और विस्फोटकों से खचाखच भरी थी। बेन चीते की तरह उस गाड़ी के अंदर कूदता है, एक्सीलेटर दबाता है और गाड़ी को सीधे पुल की तरफ दौड़ा देता है। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंचती है, बेन चलती गाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। वो बारूद से भरी गाड़ी सीधे एक शिकारी को कुचलते हुए पुल के डिवाइडर से टकराती है और एक ऐसा प्रलयंकारी धमाका होता है जिससे पूरा आसमान लाल हो जाता है। बेन पुल से सीधे नीचे बहती खूंखार नदी में कूद जाता है। पानी की लहरों के बीच जैसे ही वो ऊपर आता है, उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट बीप करता है, यानी एक और शिकारी को मौत के घाट उतारने का बम्पर बोनस बेन के खाते में जुड़ चुका था। जख्मी हालत में लहूलुहान बेन गांवों, खेतों और जंगलों को पार करते हुए आखिरकार एल्टन के बताए उस खुफिया बंकर के पते पर पहुंचता है। पर वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बंकर अब इतिहास बन चुका था। सरकार
सरकार ने एक नया शहर बसाने के चक्कर में उस पूरे बंकर को तहस नहस कर दिया था। अब छुपने की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। थक हार कर बेबस बेन रात गुजारने के लिए एक सुनसान खंडहर बन चुके मकान में पनाह लेता है। अंधेरे में उसे अपनी पत्नी शीला और बीमार बेटी कैथी का चेहरा याद आता है और अपनी मासूम बेटी की वही धुंधली सी याद उसे इस नरक में आगे लड़ने की आखिरी ताकत देती है। अगली सुबह जब पुलिस उस खंडहर मकान पर धावा बोलती है तो बेन वहाँ से गायब था। पुलिस को टेबल पर बेन का आज का आखिरी टेप मिलता है जिसके ऊपर लिखा था कि इसे तुरंत नेटवर्क के कलेक्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाए। इधर सड़क पर आते ही बेन अपनी जान बचाने के लिए सामने खड़ी पहली कार की खिड़की का शीशा कोहनी मार के तोड़ देता है और सीधे अंदर घुस जाता है। कार की ड्राइविंग सीट पर अमीलिया नाम की एक जवान लड़की बैठी थी जो बुरी तरह डर जाती है। बेन उसकी गर्दन पर बंदूक तानता है और चीख कर कहता है, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ वरना यहीं उड़ा दूंगा। पलक झपकते ही पुलिस की गाड़ियां और नेटवर्क के शिकारी ड्रोन उनके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में कई गाड़ियों से टकराते टकराते अमीलिया किसी तरह कार को संभालती है। पीछा कर रही मौत को इतने करीब देखकर अमीलिया अचानक एक ऐसा जानलेवा दांव खेलती है जिसे देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी रफ्तार से कार को मोड़कर सड़क की उल्टी दिशा में डाल देती है। सामने से आ रही गाड़ियों के बीच मौत का यह खतरनाक स्टंट काम कर जाता है और कुछ समय के लिए वे पुलिस की नजरों से ओझल हो जाते हैं। गाड़ी पूरी रफ्तार से भाग रही थी और इसी सफर के दौरान गाड़ी रॉन्ग साइड पर पूरी रफ्तार से भाग रही थी। गुस्से से तमतमाई अमीलिया बेन पर चिल्लाती है और कहती है कि वो एक घटिया और खूंखार इंसान है। तब बेन बिना कुछ बोले जेब से अपने परिवार की वो धुंधली सी फोटो अमीलिया के सामने रख देता है। वो बेहद भारी आवाज में समझाता है कि कैसे यह जालिम नेटवर्क पूरी दुनिया को धोखा देने के लिए एआई और नकली वीडियो का इस्तेमाल करता है। तभी अचानक कार का हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम हैक हो जाता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क पर लहराने लगती है। अगले ही पल दो शिकारी एक भारी ट्रक लेकर वहां आ धमकते हैं और बेन को जिंदा दबोचने की कोशिश करते हैं। पर तभी आसमान से एक ट्विस्ट आता है। नेटवर्क का ही एक ड्रोन उन शिकारियों के ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और एक जबरदस्त धमाके में उस ट्रक के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इस मंजर ने साफ कर दिया था कि शो का प्रोड्यूसर डैन बेन को किसी ऐरे गहरे शिकारी के हाथों मरने नहीं देना चाहता था। वो खेल का रोमांच बनाए रखने के लिए बेन को हर हाल में अपनी शर्तों पर जिंदा चाहता था। इसी बीच टीवी पर एक और फर्जी वीडियो फ्लैश होता है जिसमें अमीलिया को रोते चिल्लाते और मदद की भीख मांगते हुए दिखाया जा रहा था ताकि बेन को एक किडनैपर साबित किया जा सके। अपनी ही आंखों के सामने ये सफेद झूठ देखकर अमीलिया के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि बेन जिस खौफनाक सच की बात कर रहा था वो बिल्कुल सच है। अब वे आगे बढ़ रहे थे तो सड़क किनारे खड़े आम लोग जो नेटवर्क का सच भांप चुके थे उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे और चीयर कर रहे थे। बगावत की चिंगारी सुलग चुकी थी। आखिरकार उनकी कार एक भारी पुलिस नाके पर जाकर रुकती है। वहाँ शिकारियों का सबसे बड़ा लीडर अपनी फौज के साथ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था और आसमान में उड़ रहे दर्जनों ड्रोन इस महा मुकाबले को लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ बेन अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलता है। वो अपने हाथ में एक नकली डिब्बा लेता है और नाटक करता है कि उसके हाथ में एक टाइम बम है। वो कैमरे के सामने लाइव टीवी पर धमकी देता है कि अगर उसे रास्ता नहीं मिला तो वो मासूम नागरिकों के बीच खुद को उड़ा देगा। नेशनल टेलीविजन पर यह खौफनाक तमाशा देखकर डैन के हाथ पांव फूल जाते हैं। बेन मांग करता है कि उसे तुरंत एक प्राइवेट प्लेन और 2 पैराशूट दिए जाएं। जनता के गुस्से और लाइव रेटिंग्स के दबाव में आकर शिकारियों के लीडर को घुटने टेकने पड़ते हैं और बेन की शर्तें मान ली जाती हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर बेन अमीलिया से कहता है कि अब वो आजाद है और अपने घर जा सकती है। पर अमीलिया, जिसकी आंखों से अब जालिम सिस्टम का पर्दा हट चुका था, साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इतना बड़ा सच जानने के बाद वो बेबसों की तरह मुंह मोड़कर नहीं भाग सकती। दोनों प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं। प्लेन टेक ऑफ करते ही बेन शिकारियों के उस लीडर की कनपटी पर बंदूक तानता है और उसका मुखौटा हटाने को कहता है। वो लीडर पहले तो अकड़ दिखाता है, पर जैसे ही स्क्रीन पर प्रोड्यूसर डैन का सख्त ऑर्डर आता है उसे मजबूरन अपना मास्क उतारना पड़ता है। लाइव कैमरे के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब होता है। वो कोई और नहीं बल्कि नेटवर्क का सबसे क्रूर कमांडर आइवान था। इसी बीच बेन को भांपने में देर नहीं लगती कि प्लेन के पायलट्स कोई आम क्रू मेंबर्स नहीं बल्कि इसी खूनी सिस्टम के मोहरे हैं जो उसे बीच आसमान में मारने का प्लान बना चुके हैं। बेन पायलट के केबिन में घुसकर कड़क आवाज में चेतावनी देता है कि प्लेन का रुख सीधे कनाडा की तरफ मोड़ दिया जाए वरना वो पूरे प्लेन को बारूद से उड़ा देगा। सफर के दौरान बेन सीधे आइवन की आंखों में आंखें डालता है। वो उस पर मासूम लोगों के कत्लेआम का आरोप लगाता है और पूछता है कि क्या उसे इस खून खराबे पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हो जाते हैं। माहौल को भांपते हुए अमीलिया अचानक उस नकली बम को लेकर पैनिक होने का नाटक करती है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। ठीक उसी पल
केबिन की बड़ी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर डैन का चेहरा उभरता है। वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए ऐलान करता है, तुम्हारा खेल खत्म। बेन, हमारे स्कैनर्स ने इस प्लेन को स्कैन कर लिया है और तुम्हारे पास कोई बम नहीं है। झूठ पकड़े जाते ही आइवान तुरंत अपनी गन तानता है और बेन के सीने पर निशाना लगाता है, पर तभी पासा पलट जाता है। प्लेन के दोनों पायलट्स अपनी बंदूकें बेन पर नहीं बल्कि खुद आइवान पर तान देते हैं। डैन स्क्रीन से आइवान को डांटते हुए चिल्लाता है कि बेन को ऐसे गुपचुप तरीके से नहीं मारा जाएगा, उसे कैमरे के सामने पूरे ड्रामे और सिनेमैटिक स्टाइल में मारना है ताकि रेटिंग्स के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। इसके बाद डैन बाकी सबको म्यूट करके बेन से अकेले में एक बेहद घिनौनी डील करता है। वो कहता है, बेन, तुम एक पैदाइशी शिकारी हो। अगर तुम अभी आइवन और इन दोनों पायलट्स को मौत के घाट उतार दो तो मैं तुम्हें द रनिंग मैन का नया चीफ हंटर बना दूंगा। तुम्हें हर साल करोड़ों डॉलर्स मिलेंगे। बेन बिना एक पल गंवाए इस गंदे ऑफर को लात मार देता है। बेन का इनकार सुनते ही डैन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो स्क्रीन पर एक ऐसी लाइव फुटेज चला देता है जिसे देखकर बेन की रूह कांप जाती है। स्क्रीन पर शिकारियों के हाथों उसकी पत्नी शीला और उसकी बीमार मासूम बेटी कैथी को बेरहमी से मारते हुए दिखाया जा रहा था। अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार का कत्ल होते देख बेन के दिमाग की नसें फट जाती हैं। वो गुस्से, दर्द और नफरत के पागलपन में एक ऐसी चीख मारता है जिससे पूरा प्लेन दहल उठता है और वो पूरी ताकत से अपने सामने लगी उस जालिम स्क्रीन पर मुक्का मारकर उसके पर खच्चे उड़ा देता है। तभी अमीलिया फुर्ती से दूसरी स्क्रीन ऑन करती है जहां शो का होस्ट बॉबी लाइव ब्रॉडकास्ट पर था, पर यहाँ पासा पूरी तरह पलट चुका था। बॉबी लाइव टीवी पर रोते हुए कबूल कर रहा था कि बेन के गुस्से से बौखलाए शिकारियों ने खेल के सारे नियम तोड़ दिए हैं और उन्होंने ही बेन के बेकसूर परिवार की जान ली है। अपनी आंखों के सामने एक मजबूर बाप के परिवार की मौत का सच देखकर टीवी देख रही पूरी दुनिया की ऑडियंस के दिलों में भूचाल आ जाता है। जो जनता कल तक बेन को विलेन मानती थी वो अब पूरी तरह बेन के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और सड़कों पर दंगे शुरू हो जाते हैं। प्लेन के अंदर माहौल बिगड़ता देख एक पायलट समझ जाता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। वो अपनी बंदूक उठाता है, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता बेन की बंदूक आग उगल देती है। गोली सीधे पायलट के सीने के पार हो जाती है। बेन तड़पते हुए पायलट की लाश को अपने आगे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरा पायलट पागलपन में अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। अब कॉकपिट के अंदर एक बेहद खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग शुरू हो चुकी थी। बेन अब एक इंसान नहीं बल्कि एक घायल शेर बन चुका था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो रास्ते में आने वाले हर एक मोहरे को गाजर मूली की तरह काटने लगता है। इस भयंकर हाथापाई के बीच प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और वो तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। अलार्म बजने लगते हैं। मौत के इस बवंडर के बीच बेन अपनी आखिरी हिम्मत समेटता है, बंदूक उठाता है और सीधे आइवान के सिर के बीचों बीच गोली मार देता है। अमीलिया और नेटवर्क का बचा हुआ क्रू किसी तरह प्लेन के कंट्रोल्स को संभालते हैं और क्रैश होने से ऐन पहले प्लेन हवा में सीधा हो जाता है। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, खून फैला था। तभी बेन आगे बढ़ता है और प्लेन के निचले हिस्से की तलाशी लेने लगता है और तभी उसे फर्श के एक खुफिया दरवाजे के अंदर छुपा हुआ वही इवान दिखाई देता है जो मरने का नाटक कर रहा था। आइवान हैच के अंदर से एक जंगली जानवर की तरह बेन पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच एक बार फिर मौत का खूनी तांडव शुरू हो जाता है। गुस्से और नफरत में अंधा हो चुका बेन आइवन का सिर पकड़ता है और पूरी ताकत से वहां लगे एक बड़े आईने पर दे मारता है। शीशा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन आइवन भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था। वो फुर्ती से जमीन से कांच का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और सीधे बेन के पेट में घोंप देता है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है, पर आइवन शातिराना अंदाज में मुस्कुराते हुए एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर बेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आइवन दर्द से कराहते हुए कहता है, बेन, तुमसे पहले मैं भी इस खेल का एक मजबूर कंटेस्टेंट ही था। मैं पूरे 29 दिनों तक इस मौत के खेल में जिंदा बचा रहा, इसीलिए नेटवर्क ने मुझे अपनी जान के बदले चीफ हंटर बनने का ऑफर दिया था। ये सिस्टम बहुत क्रूर है बेन। ये लोगों को झुकाने के लिए उनके परिवारों को तड़पा भी सकता है और मार भी सकता है। और जो वीडियो तुमने अभी टीवी पर अपनी पत्नी और बेटी की मौत का देखा, वो इस नेटवर्क का बनाया हुआ एक और सफेद झूठ, एक नकली वीडियो भी हो सकता है। क्या तुम अभी भी नहीं समझे कि यह पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? जैसे ही आइवन बेन के सिर पर बंदूक तान कर ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी प्लेन हवा में एक जबरदस्त झटका खाता है और एक बड़ी सी खिड़की से टकराकर तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है। आइवान दोबारा फायर करने की कोशिश करता है, पर तभी बेन की नजर आइवन की पीठ पर जाती है। उस जालिम ने भागने के लिए इकलौता पैराशूट पहन रखा था। बेन अपनी आखिरी ताकत समेटता है और आइवन की पीठ पर बंधे पैराशूट के हैंडल को पूरी ताकत से खींच देता है। पैराशूट प्लेन के अंदर ही खुल जाता है और उस टूटी हुई खिड़की के मलबे में बुरी तरह उलझ जाता है। आइवन हिल भी नहीं पा रहा था। मौके का फायदा उठाकर बेन अपनी बंदूक उठाता है और गोलियों से आइवान के सीने को छलनी करके उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला
देता है। अब प्लेन किसी भी पल क्रैश होने वाला था। बेन फुर्ती से अमीलिया के हाथ में वो बैग थमाता है जिसमें एल्टन के छापे हुए बगावत के पर्चे रखे थे। बेन प्लेन का दरवाजा खोलता है और अमीलिया को पैराशूट के सहारे सुरक्षित नीचे हवा में ढकेल देता है। आसमान में उड़ रहा एक शिकारी ड्रोन अमीलिया का पीछा करने लगता है तो अमीलिया हवा में ही उस ड्रोन को सरेआम गाली देती है और बगावत के उन हजारों पर्चों को आसमान में बिखेर देती है। पूरे शहर में वो पर्चे बारिश की तरह गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर प्रोड्यूसर डैन लाइव आता है और पूरी दुनिया से झूठ बोलता है कि बेन ने उनकी शर्त मान ली है और वो अब द रनिंग मैन का नया शिकारी बन चुका है। लेकिन तभी बगावत के पर्चे बिखेरने के बाद बेन सीधे कैमरे के लेंस में देखता है और लाइव टीवी पर पूरी दुनिया की ऑडियंस से मुखातिब होकर चीखता है, ये नेटवर्क तुम्हें गुमराह कर रहा है। इस जालिम हुकूमत ने तुम्हारे पूरे समाज को गुलाम बना रखा है। इस टीवी को देखना बंद करो और सत्ता में बैठे इन जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ, बगावत कर दो। ये सुनते ही नेटवर्क के हेडक्वार्टर में हड़कंप मच जाता है और वे तुरंत लाइव सिग्नल काट देते हैं। प्रोड्यूसर डैन पल भर में उस फुटेज को इतनी चालाकी से एडिट करता है जिससे पूरी दुनिया को ऐसा लगे जैसे बेन ने जानबूझकर उस प्लेन को आम जनता की भीड़ के ऊपर क्रैश कर दिया है। टीवी देख रहे दर्शकों को स्क्रीन पर दिखता है कि प्लेन एक बड़े स्टेशन की तरफ बढ़ता है और बीच हवा में ही एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। पूरी दुनिया मान लेती है कि हमारा हीरो बेन उस धमाके में मारा गया। कुछ समय बाद इस पूरे खेल पर पैनी नजर रखने वाला ब्रैड इस आखिरी एपिसोड का बारीकी से कंप्यूटर पर एनालिसिस करता है। उसे इस ब्रॉडकास्ट की कहानी में हजारों कमियां और एडिटिंग की गलतियां साफ दिखाई देती हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि टीवी पर दिखाई गई बेन की मौत सरासर झूठी थी। ये सच जैसे ही बाहर आता है पूरी जनता का गुस्सा फूट पड़ता है। बगावत की आग में घी तब पड़ता है जब उस क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स क्रांतिकारियों के हाथ लग जाता है और प्लेन के अंदर का असली अनएडिटेड वीडियो इंटरनेट पर लीक कर दिया जाता है। बेन का वो आखिरी वीडियो संदेश और एल्टन के वो बगावती पर्चे पूरे देश में क्रांति की वो चिंगारी सुलगा देते हैं जिसे अब बुझाना नामुमकिन था। पूरी जनता इस क्रूर नेटवर्क के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है। तभी ब्रैड अपनी रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात नोट करता है। उस प्लेन में कोई ऑटो इजेक्ट सीट नहीं थी, जिसका मतलब था कि चतुर बेन क्रैश से ठीक पहले ही प्लेन से नीचे कूद चुका था और वो अभी भी जिंदा है। और ये सच था। शहर के एक दूसरे कोने के बाजार में बेन की पत्नी शीला और उसकी छोटी बेटी कैथी बिल्कुल सही सलामत सामान खरीद रही थी। आइवन की बात सच निकली। उनका मौत का वीडियो नकली था। बेन ने खेल में जो करोड़ों डॉलर्स कमाए थे उसकी बदौलत अब वो एक बेहद आलीशान और आरामदायक जिंदगी जी रही थी। जैसे ही वे बाजार से बाहर निकलती हैं, उनकी नजर सामने खड़ी एक परछाई पर पड़ती है। सामने उनका अपना बेन खड़ा मुस्कुरा रहा था। अपने पापा को जिंदा देख कैथी दौड़कर उनके गले लग जाती है। परिवार आखिरकार मिल चुका था। लेकिन कहानी का असली इंसाफ अब भी बाकी था। टीवी स्टेशन के अंदर सड़कों पर उतरी लाखों की हिंसक भीड़ को देखकर शो का होस्ट बॉबी डर के मारे कांपने लगता है और ऑन कैमरा अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। और जैसे ही इस पूरे नरक का मास्टरमाइंड प्रोड्यूसर डैन स्टेज पर आता है, गुस्साए क्रांतिकारी उस पर जलते हुए बम और पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। विद्रोही सुरक्षा घेरा तोड़कर बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। चारों तरफ तबाही, आगजनी और चीख पुकार मच जाती है। डैन अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है पर उसका पैर वहां लटक रही हाईटेक केबल्स के जाल में उलझ जाता है और वो सीधे तीसरी मंजिल से नीचे आग के दरिया में जा गिरता है। तभी आग की उस खौफनाक लपटों को चीरता हुआ हाथ में बंदूक लिए साक्षात काल की तरह हमारा हीरो बेन बाहर आता है। डैन जमीन पर तड़प रहा था। बेन बिना एक पल गंवाए, बिना कोई रहम दिखाए अपनी बंदूक तानता है और सीधे डैन के सिर के बीचों बीच गोली मार देता है। द रनिंग मैन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। बेन जलती हुई बिल्डिंग को देखता है और कसम खाता है कि वो सत्ता के इस पूरे भ्रष्ट और जालिम सिस्टम को जड़ से मिटाकर ही दम लेगा। तो दोस्तों, ये थी द रनिंग मैन की रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही धमाकेदार और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल जस्ट एंजॉय मूवीज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।